सभी को जय हिंद। आई एम सॉरी, कुछ टेक्निकल कारण के कारण क्लास थोड़ा सा विलंब हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके अमन, कुछ टेक्निकल समस्या थी जिसके वजह से क्लास में कुछ विलंब हो गया। नाउ इट्स ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जहां से क्लास को छोड़े थे वहां से क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपको, क्या आप लोगों ने उस प्रश्न को लिखने का प्रयास किया है? क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया हो? रिप्लाई कीजिए। लिखे हैं, पवन कुमार पांडे ने कहा लिखे हैं। अंश गर्ग यस सर। और सारे बच्चे ठीक है, चलिए हम बताते हैं इसको। लेकिन पहले जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है उसको हम लोग समाप्त कर लेते हैं और फिर हम उसके बारे में बताएंगे। देखिए, कल हमारा टॉपिक था द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष यानी 1803 से लेकर 1806 के बीच में। ठीक है, और हम कल हम लोग घटनाक्रम के विकास के बारे में पढ़ रहे थे। घटनाक्रम के विकास के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे। घटनाक्रम के विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कल मैंने बताया था आपको कि पेशवा को जब आवाज आ रही है, सुनील मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बच्चों, आप मुझे सुन पा रहे हो? ठीक है पवन, और कोई बच्चा बताए? इट्स ओके, ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए। कल मैंने बताया था कि मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड को जब मराठा सरदार जसवंत होलकर ने एक युद्ध में पराजित कर दिया, क्योंकि पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या करवाया था, मैं बताया था। और उसके बाद पेशवा जब हताश हो जाता है, जब निराश हो जाता है, तो वह लॉर्ड वेलेस्ली के पास जाता है और उसके साथ मिलकर के वह बेसिन की संधि कर लेता है, जो एक तरह से सहायक संधि थी। कल के क्लास में हम लोग यहां तक चर्चा कर चुके थे और इसके बाद हमने यह भी बताया था कि बेसिन की संधि से संबंधित यूपीएससी क्या क्या प्रश्न बना सकती है। ठीक है, आज हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हम बताएंगे। तो आप वहीं से शुरू करिए। बेसिन की संधि के बाद आपको शुरू करना है और उसको लिखना है आपको
घटनाक्रम के विकास में दूसरा पॉइंट, घटनाक्रम के विकास में दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, बेसिन की संधि को लिखिए। बेसिन की संधि को अन्य मराठा सरदारों ने स्वीकार नहीं किया। बेसिन की संधि को अन्य मराठा सरदारों ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह संधि अपमानजनक था। यह संधि अपमानजनक था, क्योंकि यह संधि अपमानजनक था, सम्मानित नहीं था, और जिसका परिणाम हुआ कि द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष, जिसका परिणाम हुआ कि द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत हो गई। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत हो गई। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत हो गई, और इसमें मराठों का, इस संघर्ष में मराठों का पराजय हुआ। इस संघर्ष में मराठों का पराजय हुआ। इस संघर्ष में मराठों का पराजय हुआ, और उनके ऊपर अपमानजनक संधियां, और उनके ऊपर अपमानजनक संधियां आरोपित कर दी गई। अपमानजनक संधियां आरोपित कर दी गई। अपमानजनक संधियां आरोपित कर दी गई। जैसे नंबर 1, पहला, देवगांव की संधि। देवगांव की संधि टाइम, समय, अवधि दिसंबर 1803। पार्टी ब्रिटिश कंपनी तथा भोंसले, ब्रिटिश कंपनी तथा भोंसले, ब्रिटिश कंपनी तथा भोंसले, ब्रिटिश कंपनी तथा भोंसले। प्रावधान, प्रावधान, प्रावधान लिखिए। प्रावधान, मराठा सरदार भोंसले ने कटक कॉमा देकर के, कटक कॉमा वर्धा नदी, कटक कॉमा देकर के वर्धा नदी के आसपास के क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी को समर्पित कर दिया। के आसपास के क्षेत्र को
कटक तथा वर्धा नदी के आसपास के क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी को समर्पित कर दिया, ब्रिटिश कंपनी को समर्पित कर दिया। ये पॉइंट हो गया नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन गांव। टाइम दिसंबर 1803। पार्टी ब्रिटिश कंपनी तथा सिंधिया ब्रिटिश कंपनी तथा सिंधिया, मराठा सरदार सिंधिया। ठीक है। प्रावधान सिंधिया ने गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को, सिंधिया ने गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया, ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। नंबर 3, राजपुर घाट, राजपुर घाट, राजपुर घाट। टाइम दिसंबर 1805, दिसंबर 1805। पार्टी ब्रिटिश कंपनी तथा होलकर ब्रिटिश कंपनी तथा होलकर, ब्रिटिश कंपनी तथा होलकर, ब्रिटिश कंपनी तथा होलकर। प्रावधान चंबल नदी के पास के क्षेत्र, चंबल नदी के पास के क्षेत्र तथा बुंदेलखंड चंबल नदी के पास का क्षेत्र, चंबल नदी के पास का क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र पर, तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र पर होलकर ने अपना प्रभाव छोड़ दिया, होलकर ने अपना प्रभाव का दावा छोड़ दिया, होलकर ने अपना प्रभाव का दावा छोड़ दिया। इसने अपने क्लेम को छोड़ दिया कि ये मेरा है, ये छोड़ दिया कि अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। पैरा बदल करके, पैरा चेंज करके लिखिए।
यद्यपि 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 द्वितीय आंग्ल यद्यपि द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष में द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष ने द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष ने मराठों को समाप्त नहीं किया, मराठों को समाप्त नहीं किया, मराठों को समाप्त नहीं किया, लेकिन उनकी शक्ति को निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया, कमजोर कर दिया, लेकिन उनकी शक्ति को निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया। इसको आप एक क्वेश्चन बना लीजिए। ये जो आपने निष्कर्ष लिखा है, इसको आप एज ए क्वेश्चन बना लीजिए, प्रश्न बना लीजिए। यहां पर एक सिंबल बना दीजिए, ये आपका प्रश्न हो गया। ये आपका यूपीएससी के लिए एक प्रश्न हो गया कि यद्यपि द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर ने मराठों को समाप्त नहीं किया, लेकिन उनको निर्णायक रूप से कमजोर बना दिया। इस कथन का परीक्षण कीजिए, इसको जोड़ सकते हैं। इस कथन का परीक्षण कीजिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए। शब्द सीमा 100, शब्द सीमा 100 वर्ड्स और नंबर मार्किंग 10 नंबर का शब्द सीमा 100। ठीक है, इसे आप एक क्वेश्चन बना लीजिए। एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था बेसिन की संधि से संबंधित, उसको नोट कर लीजिए, वो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, द ट्रीटी ऑफ बेसिन was just, wise and moral बेसिन की संधि न्याय संगत, बुद्धिमानी पूर्ण तथा नैतिक थी। टिप्पणी कीजिए। बेसिन की संधि न्याय संगत, जस्ट, बुद्धिमानी पूर्ण, वाइज, नैतिक, मोरल। टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न को लिखिएगा। इसमें 3 शब्दावली है, आपने सही कहा नीतीश, ये इंपीरियल है, लेकिन आपको लिखना होगा।
इसमें 3 शब्दावली है बच्चों, आराम से समझिए, जल्दीबाजी नहीं। पहला है जस्ट, दूसरा है वाइज और तीसरा है मोरल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब इस प्रश्न को लिखेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे आप कि इस संधि की जो बैकग्राउंड है आप उसको लिखेंगे। आपका जो आंसर होगा वह शुरू कैसे होगा, सबसे पहले इस संधि की बैकग्राउंड क्या है, यानी कि किस तरह से संधि आई, बेसिन की संधि के पहले क्या घटना घटित होता है जिसके कारण यह संधि साइन की जाती है, समझौता होती है। तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड बताएंगे। बैकग्राउंड बताने के बाद नंबर 1 हो गया। नंबर 2, बेसिन की संधि क्या है, इसके प्रावधान क्या है, उसके बारे में लिखेंगे आप, 2 हो गया। और तीसरा पॉइंट होगा उसमें आप बताएंगे कि जिसने इस कथन को कहा, जिस विद्वान ने इस कथन को कहा है, उसका कहने का आधार क्या है, यानी वह विद्वान कैसे कह सकता है कि यह न्याय संगत है, यह बुद्धिमानी पूर्ण है, यह नैतिक है। यानी उस व्यक्ति का जो तर्क होगा उसको आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट। इन तीनों शब्दों के पीछे उस व्यक्ति का तर्क क्या है। अब आइए चौथा, जो चौथा पॉइंट होगा बच्चों वह पॉइंट आपका होगा, उसको रिजर्व किया गया है आपके लिए, कि चौथे पॉइंट में बताएंगे कि जो इस व्यक्ति ने तर्क दिया है न्याय संगत, नैतिक और बुद्धिमानी पूर्ण, वह सही है या गलत है। और इसके लिए आपको जो तथ्य है उसका सहारा लेना पड़ेगा, यानी आप अपने तथ्यों के माध्यम से इस व्यक्ति को गलत ठहराएंगे और अपने को सही ठहराएंगे। लेकिन जो आपका तथ्य होना चाहिए वह इससे अधिक स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस व्यक्ति को पराजित करेंगे और वही आपका निष्कर्ष हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर 4 पॉइंट में दिया जा सकता है। तो इसको आप लिखिएगा, ठीक है। अब आइए अंतिम एंग्लो मराठा वॉर के बारे में हम अध्ययन शुरू करते हैं, ठीक है। यानी कि तृतीय, आप भी लिखिए, तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष, तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष, तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष, ठीक है। सबसे पहले इसका टाइम क्या है, समय क्या है। समय है 1817 से 1818, 1 साल का समय। इसके बाद मुख्य पार्टी ब्रिटिश कंपनी तथा मराठे, ठीक है। इसके बाद
घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास। इतना हो गया हमारे पास बेसिक चीजें। अब हम आगे बढ़ेंगे किसके साथ? इसके साथ, क्योंकि इसमें तो इतना ही लिखना है आपको। तो आइए हम सबसे लेते हैं पहले घटनाक्रम के विकास में सबसे पहला पॉइंट। घटनाक्रम के विकास में सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि यहां से भी हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको यहां से भी। देखिए, यानी घटना नंबर 1, पहला, ऐसे डैश देंगे, डैश, तब लिखेंगे हम लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग भारत में तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल था, जनरल था। यहां ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में 1813 टू 1823, 1813 टू 1823 इसका कार्यकाल हो गया। आगे क्या लिखेंगे? लॉर्ड हेस्टिंग साम्राज्यवादी था, घोर साम्राज्यवादी था। लॉर्ड हेस्टिंग घोर साम्राज्यवादी था। वह भारत में आने से पहले, लॉर्ड वेलेस्ली की नीतियों का आलोचना करता था। लॉर्ड वेलेस्ली की नीतियों का आलोचक था, नीतियों का आलोचक था, आलोचक था, आलोचक था। उसका मानना था कि ब्रिटिश कंपनी को बाहरी आडंबर हटाकर, आडंबर हटाकर, ब्रिटिश कंपनी को बाहरी आडंबर हटाकर प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लेना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब हुआ बच्चों साफ साफ कि लॉर्ड वेलेस्ली जो इसके पहले भारत में था, इसके बहुत पहले था, और उसके द्वारा जो सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि के विचारधारा को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए
प्रयोग में लाया गया था, प्रयोग में लाया गया था, उसको लॉर्ड हेस्टिंग कहता है यह क्या है? बाहरी आडंबर है, ये बाहरी आडंबर है। मतलब इसका साफ साफ अर्थ हुआ कि जब आपको कान पकड़ना है तो सीधे ऐसे पकड़ो, जब कान पकड़ना है तो सीधे ऐसे पकड़ो। तो आप ऐसे घुमा कर क्यों पकड़ने के प्रयास करते हो? किसी के कान पकड़ना है तो सीधे ऐसे पकड़ लिया। अब कान को पकड़ने के लिए ये हाथ को ऐसे लाया, ऐसे लाया, क्या मतलब है? ये कहता है कि ये झूठी आडंबर, ध्यान रखना, ये झूठी आडंबर को हटाओ और सीधे उन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लो। ठीक। घटनाक्रम में दूसरा पॉइंट, घटनाक्रम में दूसरा पॉइंट, घटनाक्रम में दूसरा पॉइंट। नंबर 2, 19वीं सेंचुरी के 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी 1850 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तेजी से उभर रही थी, 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 और जिसके लिए अधिक से अधिक कपास तथा बाजार की आवश्यकता थी। अधिक से अधिक कपास, कॉटन तथा बाजार की आवश्यकता थी। और मराठे क्या? मराठे काली मिट्टी पर बैठे हुए थे, मराठे काली मिट्टी पर बैठे हुए थे। मराठाज had sat on the black soil, ये मराठों का दुर्भाग्य था, ये मराठों का दुर्भाग्य। के लिए तो केरला का दुर्भाग्य था, और ये बेचारे काली मिट्टी पर बैठे थे, ये इनका दुर्भाग्य था। क्योंकि
इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हो रही है उसके लिए जरूरी है कि ये ब्लैक गोल्ड, ये ब्लैक गोल्ड ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ जाए। ये ब्लैक गोल्ड या ब्लैक डायमंड ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ जाए, क्योंकि इसके बगैर मैनचेस्टर में मशीनों से चलने वाली कारखानों का क्या होगा यदि यहां से कपास नहीं जाएगा। सोचिए आप देखेंगे बच्चों, अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, अभी तो आपकी शुरुआत हुई है। आप देखेंगे कि 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी में ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का शेयर 27% था, 27%। और जब अंग्रेज भारत छोड़ गए तो यह शेयर घट करके हो गया केवल 3%, केवल 3% हो गया। सोचिए 24% समाप्त हो गया। ये डेटा मेरा नहीं है, इट वॉज गिवन बाय ए कांग्रेस एमपी शशि थरूर। यह बताया गया है कांग्रेस पार्टी का एमपी शशि थरूर के द्वारा। सोचिए इसका मतलब साफ है कि लॉर्ड हेस्टिंग जो मराठों के पीछे तलवार लेकर भाग रहा था, हां नीतीश ने सही बताया, एन एरा ऑफ डार्कनेस। यह किताब हिंदी में भी आ गई है बच्चों। जो शशि थरूर का किताब है यह हिंदी भाषा में भी दुकानों पर उपलब्ध है। इसका नाम है अंधकार का काल। देखिएगा, हमने देखा था अभी 4 दिन पहले, अच्छा आपने देख लिया है, मैंने 4 दिन पहले इसको देखा था एक किताब की दुकान पर, अंधकार का काल। तो आप चाहोगे तो खरीद सकते हो, बहुत सुंदर किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, मजा आएगा पढ़ने में, उपन्यास टाइप का है। ठीक है, तो आपने 2 पॉइंट लिख लिया, 2 पॉइंट आपने लिख लिया। अब लिखिए तीसरा पॉइंट, घटनाक्रम के विकास में तीसरा पॉइंट, घटनाक्रम के विकास में तीसरा पॉइंट। ठीक, लिखिए लिखिए 19 सेंचुरी के प्रथम दशक में 19 सेंचुरी के प्रथम दशक में मराठे आपसी फूट का शिकार रहे, आपसी फूट का शिकार रहे, आपसी फूट का शिकार रहे। उनके द्वारा
उनके द्वारा संगठित होकर, उनके द्वारा संगठित होकर, उनके द्वारा संगठित होकर ब्रिटिश कंपनी का प्रतिरोध करने का, ब्रिटिश कंपनी का प्रतिरोध करने का प्रयास नहीं किया गया, नहीं किया गया, प्रयास नहीं किया गया। दूसरी ओर ब्रिटिश कंपनी भी, दूसरी ओर ब्रिटिश कंपनी भी मराठों को अब समय नहीं देना चाहती थी। दूसरी ओर ब्रिटिश कंपनी भी मराठों को अब समय नहीं देना चाहती थी, अब समय नहीं देना चाहती थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहां पर पॉइंट है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी का मानना था, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी का मानना था कि मराठे एक सांस्कृतिक समुदाय हैं, एक सांस्कृतिक समुदाय है। मराठे एक सांस्कृतिक समुदाय हैं और उनमें संजीवनी शक्ति, उनमें संजीवनी शक्ति कभी भी लौट सकती है, कभी भी क्या लौट सकती है या उभर सकती है। उनमें संजीवनी शक्ति कभी भी उभर सकती है, लौट सकती है, और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित कर सकती है, और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित कर सकती है, और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित कर सकती है। चौथा पॉइंट, घटनाक्रम में चौथा पॉइंट, लिखिए, इस समय तक इंग्लैंड भी नेपोलियन के आतंक से मुक्त हो चुका था। इस समय तक इंग्लैंड भी नेपोलियन के आतंक से मुक्त हो चुका था, और वह अब भारत पर अपना नियंत्रण को मजबूत करना चाहता था, अब वह भारत पर अपना नियंत्रण को मजबूत करना चाहता था। फुल स्टॉप।
ये आपका घटनाक्रम में 4 पॉइंट आ गए। ये 4 पॉइंट हो गए जो कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान किए। इनको हम कह सकते हैं ये चारों घटनाक्रम ने मिल करके थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के लिए एक उर्वर जमीन प्रदान किया। इनके बिना वॉर नहीं होता। ठीक है, अब घटनाक्रम में इतना हो गया। अब घटनाक्रम में पांचवा पॉइंट, या आप ऐसे करिए, ऐसे कीजिए, ये 4 पॉइंट को रहने दीजिए। 4 पॉइंट जो है हो गए कि दोनों के बीच वॉर का पृष्ठभूमि क्या था, दोनों पार्टी के बीच, मराठा और ब्रिटिश के बीच वॉर का पृष्ठभूमि क्या है। ये 4 पॉइंट हो गए। अब मैं एक अगला हेडिंग बनाता हूं, अब वो होगा ऐसे, तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत। इसको ऐसे बना लीजिए हेडिंग, ये अलग हो गया एक, तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत, ये एक अलग हेडिंग हो गया। मतलब कि घटनाक्रम के बाद का अगला हेडिंग लिखिए, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मराठों के साथ युद्ध करने के लिए, पिंडारियों की समस्या को उठाया। पिंडारियों की समस्या को उठाया। अब पिंडारी कौन है इसको हम अभी इसके बाद बताते हैं अलग से। अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर पिंडारियों के बारे में लिखने से क्या होगा कि जो हमारा आंसर है वो खराब हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। अभी हम केवल फोकस करते हैं मुख्य बातों पर, इसके बाद हम बताएंगे आपको पिंडारियों के बारे में। ठीक है, पिंडारियों की समस्या को उठाया और कहा कि पिंडारियों के आतंक के कारण कानून व्यवस्था तथा व्यापार एवं वाणिज्य, दुष्प्रभावित होती है। और पिंडारियों को संरक्षण देने के लिए मराठों पर आरोप लगाया, और पिंडारियों को संरक्षण देने के लिए मराठों पर आरोप भी लगाया। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश कंपनी ने
सिंधिया, होलकर, पेशवा, भोसले, के साथ के साथ के साथ के साथ अपमानजनक संधियां भी किया गया, अपमानजनक संधियां भी किया गया। जैसे जून 1817 में, जैसे जून 1817 में जैसे जून 1817 में जून 1817 में पेशवा के साथ एक संधि किया गया, पेशवा के साथ एक संधि किया गया, और जिसके तहत मराठा संघ को भंग कर दिया गया, मराठा संघ को भंग कर दिया गया, मराठा संघ को भंग कर दिया गया। फुल स्टॉप। जरा समझिए एक बात, समझिए। शुरुआती दौर में क्या था कि मराठों का सबसे बड़ा शक्ति जो होता था वह राजा होता था। जैसे शिवाजी हो गए, तो शिवाजी पूरे मराठा राज्य का हेड हुआ करते थे। शिवाजी पूरे मराठा स्टेट का प्रमुख होते थे, पूरी शक्ति इनके हाथों में निहित होती थी, और इनके पास शासन चलाने के लिए एक प्रशासनिक इकाई था जिसको हम कहते हैं अष्टप्रधान कहते हैं। अष्टप्रधान, जो अष्टप्रधान है बच्चों, वह शिवाजी की कैबिनेट है। अष्टप्रधान क्या है? शिवाजी की कैबिनेट है। शिवाजी अष्टप्रधान के सहायता से शासन तथा प्रशासन चलाते हैं। ध्यान दीजिए। लेकिन जो अष्टप्रधान है, इसके पास कोई रियल पावर नहीं। रियल पावर किसके पास है? शिवाजी। और शिवाजी का उपाधि जो है उसको हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी। उनका उपाधि क्या है? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के मरने के बाद इनके मृत्यु के बाद जो इनका उत्तराधिकारी हुए, जैसे संभाजी हो गए, जैसे राजा राम हो गए, जैसे ताराबाई हो गई,
ताराबाई हो गई, उसके बाद साहू जी हो गए, साहू जी हो गए। ये लोग छत्रपति तो थे, छत्रपति 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 छत्रपति, लेकिन इनमें उतना योग्यता नहीं था जितना कि शिवाजी में योग्यता था। और इसका परिणाम यह हुआ कि अष्टप्रधान में एक पद का नाम है पेशवा। अष्टप्रधान में 8 मंत्री हुआ करते थे। अष्ट का मतलब 8, अष्ट का मतलब 8, और 8 में एक मंत्री था पेशवा। पेशवा तो पेशवा का मतलब होता है पीएम, प्रधानमंत्री। जैसे भारत में है तो भारत में राष्ट्रपति है ना, भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति है। और भारतीय संविधान का 74 आर्टिकल, भारतीय संविधान का 74 आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक कैबिनेट होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री हो। यही आर्टिकल है। वही बात यहां भी है कि शिवाजी को सहायता देने के लिए एक अष्टप्रधान होगा जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री की तरह होगा। अब देखिए, शिवाजी के मरने के बाद जो पेशवा का पद है वह काफी महत्वपूर्ण होने लगा, उसका प्रभाव बढ़ने लगा, उसका प्रभाव बढ़ने लगा। इसका परिणाम हुआ बच्चों कि शिवाजी के समय में जो मराठा स्वराज्य है उसका राजधानी रायगढ़ था। मराठों का राजधानी रायगढ़, और इसके बाद सतारा हो गया, सतारा हो गया, रायगढ़ के बाद सतारा, यानी छत्रपति अब यहां बैठता है। और जो पूना था वहां पेशवा बैठता था, वहां क्या पेशवा बैठता था। तो बाद में क्या हुआ कि मराठों की शक्ति का केंद्र सतारा नहीं रहा, वो बन गया पूना बन गया, क्योंकि पेशवा का पद महत्वपूर्ण हो गया। बाद में पेशवा के नेतृत्व में कुछ मराठा सरदारों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपने लिए एक राज्य स्थापित कर दिया। और ये सारे मराठा सरदार पेशवा को अपना नेता मानते थे। ये सारे मराठा सरदार पेशवा को अपना नेता मानते थे कि भाई शुरू से पेशवा हमारे यहां प्रधानमंत्री रहा है, हम भी पेशवा को अपना नेता मानते हैं। और उसका परिणाम हुआ बच्चों, ये रहा पेशवा, ये पेशवा हो गया। ये रहा सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया हो गया। ये रहा इंदौर का होलकर, ये राज्य हो गया। ये हो गया नागपुर के भोसले, और ये हो गया बड़ौदा का गायकवाड़, बड़ौदा का गायकवाड़। और इन सबका हेड कौन है? पेशवा है। और इसके अंडर में सिंधिया है, इसके अंडर में होलकर है, इसके अंडर में भोसले है, इसके अंडर में गायकवाड़ है। यही हेड है। तो जो जून 1817 में संधि हुई, जो मैंने अभी बताया था आपको, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग ने कहा, इनसे कहा पेशवा से कि सुनो भाई,
अब तुम इनका नेता नहीं रहोगे, अब तुम इनका नेता नहीं रहोगे। यानी तुम्हारे पास जो एक मराठा संघ है, फेडरेशन है, जो महाराष्ट्र में मराठा फेडरेशन है, फेडरेशन संघ है, जिसका हेड तुम हो, और उस संघ में सरदार ये हैं। अब उस संघ को हम भंग करने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य था? इसके पीछे उद्देश्य था कि जब तक संघ रहेगा तब तक ये सब इकट्ठा रहेंगे। जब संघ ही नहीं रहेगा तो ये आपस में बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। और हम यही चाहते हैं। समझ गए बात? यही चीज है। तो चलिए हम आगे क्या कह रहे थे? हाँ लिखिए अगला पॉइंट, उसी में, उसी को बढ़ाइए, लिखिए। अंतिम पॉइंट होगा, अंतिम पॉइंट लिखिए। ब्रिटिश कंपनी की, अंतिम पॉइंट, ब्रिटिश कंपनी की बढ़ती हुई, ब्रिटिश कंपनी की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा से आहत होकर आहत होकर पेशवा के नेतृत्व में, पेशवा के नेतृत्व में मराठों ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। लेकिन इस संघर्ष में, लेकिन इस संघर्ष में ब्रिटिश कंपनी की पराजय हुई। लेकिन इस संघर्ष में ब्रिटिश कंपनी की पराजय हुई। लेकिन इस संघर्ष में ब्रिटिश कंपनी की पराजय हुई। ब्रिटिश कंपनी की पराजय हुई। बार बार लोडिंग क्यों नहीं हो पाता है? पार्टिसिपेंट दिखा रहे हैं। हाँ बच्चों,
कुछ टेक्निकल समस्या हो गई थी। तो मैंने कहा था कि अंतोगत्वा इस संघर्ष में, लाइट कुछ कम है, अंतोगत्वा इस संघर्ष में मराठों की पराजय हुई। ठीक है, मराठों की पराजय हुई। इट्स ओके। अब लिखिए आप, युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम। आंग्ल मराठा संघर्ष या युद्ध का परिणाम, आंग्ल मराठा संघर्ष या युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट मुनमुन क्या पूछना चाहते हो? रिपीट करना पड़ेगा क्या? मराठा संघ के आप, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्टी नहीं है। लिखिए, युद्ध का परिणाम। पहला पॉइंट, ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी ने पेशवा के क्षेत्र को, लिख लीजिए पहले, ब्रिटिश कंपनी ने पेशवा के क्षेत्र को, पेशवा के क्षेत्र को बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया, बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया, बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया, सम्मिलित कर लिया, सम्मिलित कर लिया। तथा तथा पेशवा के क्षेत्र से, तथा पेशवा के क्षेत्र से कुछ भागों को काटकर, पेशवा के क्षेत्र से कुछ भागों को काटकर, कुछ भागों को काटकर शिवाजी के एक वंशज को, शिवाजी के एक वंशज को, शिवाजी के एक वंशज को दे दिया गया, शिवाजी के एक वंशज को दे दिया गया, और उसको मराठा छत्रपति मानकर, और उसको मराठा छत्रपति मानकर, मराठा छत्रपति मानकर, छत्रपति मानकर सहायक संधि कर लिया गया, मानकर उसके साथ सहायक संधि कर लिया गया, मराठा छत्रपति मानकर उसके साथ सहायक संधि कर लिया गया, उसके साथ सहायक संधि कर लिया गया, उसके साथ सहायक संधि कर लिया गया। नंबर 2, दूसरा परिणाम, दूसरा परिणाम लिखिए, मराठा पेशवा, मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड को, बाजीराव सेकंड को पूना से निर्वासित करके, पूना से निर्वासित करके
पूना से निर्वासित करके एक पेंशन के साथ, एक पेंशन के साथ, एक पेंशन के साथ लगभग 18 लाख, लगभग 18 लाख वार्षिक, लगभग 18 lakhs एनुअली, 18 लाख वार्षिक, 18 लाख वार्षिक पेंशन कानपुर के पास बिठूर में, कानपुर के पास बिठूर में, बिठूर में रहने के लिए कहा गया, बिठूर में रहने के लिए कहा गया, कानपुर के पास बिठूर में रहने के लिए कहा गया। यानी कि आप अब महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे, आप अब महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे, आप यहां रहेंगे तो आप फिर षड्यंत्र करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र को छोड़ दें और आप दूसरे स्थान पर चले जाएं। आपको हम पेंशन दे ही रहे हैं, वहां जाकर के अपना शेष जीवन को व्यतीत कीजिए। यहां रहेंगे तो फिर आप हमारे साथ कोई ना कोई गणित करेंगे, कोई ना कोई कंस्पिरेसी करेंगे, भड़काएंगे। इसलिए आपको हम यहां से माइग्रेट करना चाहते हैं, इसलिए आपका माइग्रेशन यहां से जरूरी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट इसी में, अगला 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 ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा न केवल बंबई की क्षेत्र को सुरक्षित किया गया, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा न केवल बंबई की क्षेत्र को सुरक्षित किया गया, बंबई के क्षेत्र को न केवल सुरक्षित किया गया बल्कि कपास के क्षेत्र पर भी, बल्कि कपास के क्षेत्र पर भी कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। कपास के क्षेत्र पर भी कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया, कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट, लास्ट, मराठों के पराजय के बाद, मराठों के पराजय के बाद अब केवल पंजाब का क्षेत्र ही, मराठों के पराजय के बाद अब केवल पंजाब का क्षेत्र ही ब्रिटिश कंपनी की परिधि से बाहर था। अब केवल पंजाब का क्षेत्र ही ब्रिटिश कंपनी की परिधि से बाहर था, ब्रिटिश कंपनी की परिधि से बाहर था। ठीक है, इसके बाद अभी आपको हम बताएंगे पिंडारियों के बारे में। पहले इस टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कल से हम लोग नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए और लास्ट हेडिंग होगा मराठों के पराजय के कारण, 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 पराजय के कारण
मराठों के पराजय के कारण सबसे पहला, योग्य एवं दूरदर्शी नेतृत्व का अभाव, ये पहला पॉइंट है। योग्य एवं दूरदर्शी नेतृत्व का अभाव। दूसरा सैन्य व्यवस्था में दोष, सैन्य व्यवस्था में दोष। नंबर 3, आर्थिक आधार कमजोर, आर्थिक आधार कमजोर। नंबर 4, सांस्कृतिक पिछड़ेपन, सांस्कृतिक पिछड़ेपन। ओके, राइट। और 5वां, योग्य कूटनीति प्लस गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। योग्य कूटनीति प्लस गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। सामंती, सही बात है, सामंती। तो मुझे उम्मीद है कि जो पॉइंट्स आपने लिखा है इसको आप लोग व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। ये पॉइंट्स जो आपने लिखा होगा, इस पॉइंट्स का विवेचना कर सकते हैं आप लोग। इसे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज्योति ने कहा यस, ठीक है। और कोई इसमें कोई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो एक काम करते हैं हम, अब हम कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है, उसको नोट कर लीजिए आप। पहला क्वेश्चन, दी मिलिट्री expedition the military expedition against the Pindaris eventually came to become
a war between the Maratha and English company. ये मेरा पहला सवाल है, और ध्यान रखिएगा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आना ही आना है परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, डू यू एग्री दैट the seed of destruction of Marathas, okay, was inherent in the nature of the Maratha state. इसको पहले लिख लीजिए, फिर हिंदी बोलते हैं हम, ठीक है? हो गया? लिखिए पिंडारियों के विरुद्ध, लिखिए पिंडारियों के विरुद्ध, लिखिए पिंडारियों के विरुद्ध होने वाला सैन्य, पिंडारियों के विरुद्ध होने वाला सैन्य अभियान। एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान। पिंडारियों के विरुद्ध होने वाला सैन्य अभियान अंतोगतवा, इवेंचुअली का मतलब होता है अंतोगतवा, अंततः। पिंडारियों के विरुद्ध होने वाला सैन्य अभियान अंतोगतवा आंग्ल मराठा संघर्ष में तब्दील हो गया। आंग्ल मराठा संघर्ष में तब्दील हो गया। आंग्ल मराठा संघर्ष में तब्दील हो गया। इस कथन का परीक्षण कीजिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए। पिंडारियों के विरुद्ध होने वाला सैन्य अभियान अंतोगतवा आंग्ल मराठा संघर्ष में तब्दील हो गया। दूसरा सवाल, क्या आप सहमत हैं, क्या आप सहमत हैं कि सीड का मतलब बीज, ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मराठा, क्या आप सहमत हैं कि मराठों के विनाश के बीज, मराठों के विनाश के बीज उनके स्वरूप में निहित था। मराठों के विनाश का बीज उनके स्वरूप में निहित था। उनके
स्वरूप में निहित था, निहित था, उनके स्वरूप में निहित था। इनहेरेंट का मतलब होता है, इनहेरेंट का मतलब होता है निहित, इसका मतलब होता है निहित, उनके स्वरूप में निहित था, यानी पहले से वो पड़ा हुआ था, उसका बीजारोपण पहले से हुआ था। यानी इन दोनों प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वह थर्ड एंग्लो मराठा वार से है, पहला थर्ड एंग्लो मराठा वार से है, और जो अंतिम प्रश्न है वह मराठों के पराजय के कारण से संबंधित है। तो आपने एक चीज का अनुभव किया होगा, इस पूरे टॉपिक में जितना बिंदु हमने उठाया है उन सभी बिंदुओं से लगभग हमने प्रश्न बनाया है, और इससे आपको फायदा यह होगा कि आप हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, आपके पास असुरक्षा का भावना नहीं आएगा। वो क्या पूछ सकता है हमने पहले ही सोच लिया है, और इतिहास में बदलाव होना नहीं, जब बदलाव होना नहीं है तो वही पूछेगा, वही पूछेगा तो जाकर लिखेंगे, लिखेंगे तो अंक मिलेगा। बस आपको बच्चों यही करना है कि जितना हम क्वेश्चंस देते हैं ईमानदारी से आपको उन प्रश्नों को लिखना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले क्लास के नोट्स को पढ़ना है, मेरी बातों को रिकॉल करना है कि हमने क्या बोला था, और थोड़ा सा उस चैप्टर को किताब से ज्यादा नहीं, आधा एक घंटा देख लेना। इतना तो कष्ट करना पड़ेगा। जैसे करना यह होगा बच्चों कि मान लो कि हमें पढ़ना है, क्या कहते हैं, इस किताब को पढ़ना है। अब मान लो हमें प्रश्न को लिखना है, तो हम क्या करेंगे? ये निकाल लिया आधुनिक भारत, अब इसमें देखेंगे एंग्लो मराठा वार किधर है। अच्छा, ये मिल गया। अब क्या करेंगे? आधा घंटा लगेगा समय, क्योंकि जो बच्चा पहले से पढ़ा नहीं है ना, उसको समय लगता है, जो पढ़ा होता है उसको समय नहीं लगता है। तो आधा घंटा में पलट लोगे और इसको आराम से रख दोगे, और रखने के बाद लिखोगे ना, बहुत सुंदर लिखोगे। ध्यान देना, थोड़ा सा मेहनत करो भाई। 1 साल की बात है, 1 साल के बाद जब तक जियोगे तब तक फिर तुमको कोई नहीं कहेगा कि चलो पढ़ो, चलो पढ़ो। निश्चिंत हो जाओगे जीवन भर। एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर भैया कोई नहीं पूछने वाला है कि पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। बस एक बार मेहनत करिए, 1 साल, केवल 1 साल। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मेरे पास जो समय बचा है उसमें आपको हम बता देते हैं, पिंडारियों के बारे में बता देते हैं। देखिए, देखो, शब्द क्या है? पिंडारी। शब्द है पिंडारी, पिंडारी। अंग्रेजी में कहते हैं ऐसे पिंडारी। जो पिंडारी शब्द है वह मराठी भाषा का, ये मराठी भाषा का एक शब्द है पिंड, एक शब्द है पिंड। मराठी भाषा का एक शब्द पिंड है, उससे बना है पिंडारी। जो पिंडारी है वह मराठी भाषा का शब्द पिंड से बना है, मराठी भाषा का शब्द पिंड से बना है। इस पिंड का अर्थ होता है एक तरह का
मादक, एक तरह का मादक पेय पदार्थ, एक तरह का मादक पेय पदार्थ। जो पिंड शब्द है उसका अर्थ होता है एक तरह का मादक पेय पदार्थ। जैसे लोग शराब पीते हैं तो शराब भी बियर पीते हैं, तो शराब बियर भी कई तरह से बनते हैं। अब उसमें हाई क्वालिटी का होता है और गांव के लोग भी बनाते हैं शराब, वो भी पीते हैं। आप पेपर में पढ़ते होंगे इतने लोग मारे गए, मर गए, शराब पी करके मर गए। तो पिंडा का मतलब होता है एक तरह के मादक पेय पदार्थ। और ऐसे लोग जो इस मादक पदार्थ को पीते हैं, दे बिकेम पिंडारी, उनको कहा गया पिंडारी। वेरी सिंपल। जो पिंड का सेवन करने वाले हैं, जो पिंड का सेवन करने वाले हैं, उनको हम कहते हैं पिंडारी। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पिंडारी का अर्थ क्या है। और दूसरा मेरा, ये करते क्या है, यानी इनका पेशा क्या है। ये करते क्या है, इनका पेशा क्या है। ये लूटमार करते, ये लूटमार करते, राहगीरों को लूटते हैं, उन्हें मारते हैं, छीनते हैं, इनका काम है ये। अब अगला पॉइंट, इसमें कौन लोग हैं, इसमें कौन कौन लोग हैं, पिंडारियों में कौन कौन लोग हैं। इसमें हिंदू भी है, इसमें मुस्लिम भी, इसमें हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों तरह के लोग शामिल हैं। कुछ हिंदू भी है पिंडारी, कुछ मुसलमान भी पिंडारी, और दोनों का काम है लूटपाट करना। अगला सवाल, ये रहते कहां पर हैं, ये रहते कहां हैं, ये रहते कहां हैं। उत्तर, विशेष रूप से मालवा के क्षेत्र में, विशेष रूप से मालवा के क्षेत्र में। मालवा का मतलब मध्य प्रदेश। विशेष रूप से मालवा के क्षेत्र में। पिंडारी हैदराबाद में भी थे, पिंडारी हैदराबाद के क्षेत्र में भी मिले थे, वहां भी रहते थे, लेकिन इनका मुख्य सेंटर जो था वह मालवा का क्षेत्र था। अगला पॉइंट, पिंडारियों का नेता कौन है, पिंडारियों का नेता कौन है। इनका नेता है चीतू, एक का नाम चीतू, एक का नाम करीम खान, और एक का नाम वासिल मोहम्मद। वासिल मोहम्मद, वासिल मोहम्मद तीन सबसे बड़े पिंडारियों के नेता हैं। चीतू, करीम खान और वासिल मोहम्मद। इन तीनों का क्या हुआ, ध्यान से। ये अंग्रेजों से डरकर, ये ब्रिटिश कंपनी से भयभीत होकर ये जंगल में भाग गया, ये जंगल में भाग गया। फिर इसके बारे में पता नहीं चला ये कहां गया, जंगल में गया, फिर पता नहीं चला। इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, यह अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया। करीम खान ने ब्रिटिश सरकार के सामने समर्पण कर दिया, सरकार ने इसे छोड़ दिया। और गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, करीम खान को समर्पण करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने रिहा कर दिया और गोरखपुर के पास एक जागीर दे दिया, एक जागीर दिया। कहां पर, गोरखपुर के पास जागीर। जागीर का मतलब होता है कुछ भूमि दे दिया, कुछ लैंड दे दिया कि जाओ वहां पर बस जाओ। और वासिल मोहम्मद क्या किया था, वासिल मोहम्मद
जो ग्वालियर का सिंधिया है उसके यहां शरण में चला गया, यानी उसके पास जाकर छिप गया। और सिंधिया ने वासिल मोहम्मद को ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। ब्रिटिश कंपनी ने वासिल मोहम्मद को जेल में डाल दिया और यह जेल में एक दिन आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब इतना पॉइंट हो गया। अब मेरा अंतिम पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई मराठों के साथ वार पिंडारियों के मुद्दे पर क्यों हुआ? मराठों के साथ वार पिंडारियों के मुद्दे पर क्यों हुआ? बस 2 मिनट। यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है मराठों के साथ वार करने के लिए पिंडारियों का मुद्दा क्यों बनाया? ध्यान से सुनिए। 1,13,000 1,13,000 की एक विशाल फौज, एक बड़ी आर्मी का गठन किया लॉर्ड हेस्टिंग। 1,13,000 आर्मी किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग। टारगेट मराठे और झूठ पिंडारी। टारगेट मराठे और झूठ पिंडारी। मुद्दा पिंडारी, ऐसे लिखेंगे, मुद्दा पिंडारी, टारगेट मराठे। मुद्दा पिंडारी, टारगेट मराठे। वो क्यों? ब्रिटिश कंपनी ने कहा, बस 1 मिनट का समय दीजिए फिर क्लास को एंड करते हैं। ब्रिटिश कंपनी ने कहा सिंधिया से, होलकर से, दोनों से कहा, सिंधिया और होलकर। बच्चों ध्यान रखना, जो सिंधिया है मराठा सरदार, सिंधिया और होलकर, इन दोनों का पिंडारियों के साथ संबंध था। इन दोनों का पिंडारियों के साथ संबंध था। कैसे? जब ये मराठे किसी क्षेत्र में आक्रमण करते थे तो वहां पर लूटपाट करने के लिए पिंडारियों से मदद लिया करते थे, उनसे सहायता लिया करते थे कि चलो तुम लोग भी, वहां पर लूटपाट होगा, तुम भी कुछ पालोगे, मेरा तो काम हो जाएगा। यानी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपनी सेना के आकार को बढ़ाने के लिए ये दोनों कभी कभी पिंडारियों से भी सहायता लेते थे। तो अंग्रेजों ने कहा, इन दोनों से कहा कि हमारा शिकायत यह है कि आप लोग पिंडारियों को संरक्षण देते और हमारा उसके कारण नुकसान होता है। हम जो भी कानून व्यवस्था बनाते हैं ये पिंडारी उस व्यवस्था को विफल कर देते हैं और जिसके कारण हमारा व्यापार वाणिज्य प्रभावित होता है और हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे। हम इसे लंबे समय तक टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इनका दमन करेंगे। और इस वजह से हमने 1,13,000 की आर्मी बनाई है। कौन कहा? ये कहा लॉर्ड हेस्टिंग। भारत के विद्वान कहते हैं ये बात समझ में नहीं आती है कि 10 लोगों को मारने के लिए आप इतना बड़ा फौज क्यों बना रहे हैं? 10 लोगों को मारने के लिए 1,13,000? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 तो केवल बहाने हैं, टारगेट तो मराठे। ऐसा क्यों? लॉर्ड हेस्टिंग ने प्लानिंग किया बच्चों, लॉर्ड हेस्टिंग ने प्लानिंग किया
कि जब हम पिंडारियों पर आक्रमण करने जाएंगे, जब हम पिंडारियों पर आक्रमण करने जाएंगे तो रास्ते में सिंधिया का क्षेत्र मिलेगा, रास्ते में होलकर का क्षेत्र भी मिलेगा, रास्ते में भोसले का क्षेत्र भी मिलेगा। और स्वाभाविक है कि जब हम मराठों के क्षेत्र से जाएंगे तो हो सकता है कि उनको बुरा लगेगा और कुछ प्रतिक्रिया वो देंगे, कुछ हम देंगे, और उसी में लड़ाई शुरू हो जाएगा। और हम यही चाहते कि जब हम उनके क्षेत्र से गुजरें तो जब हम उनके क्षेत्र से गुजरें तो थोड़ा सा हम उनको भड़काने का प्रयास करें। यदि भड़क गए तो मेरा काम हो गया। यही इस प्रश्न का उत्तर है। बच्चों, जो 4 आपने पॉइंट लिखा है ना, पहला क्या? पहला कि यह साम्राज्यवादी है, ये पूरे क्षेत्रों को सम्मिलित करना चाहता है, नंबर 1। दूसरा आपने लिखा है कि ये कपास के बेल्ट पर अधिकार करना चाहते थे। तीसरा लिखा है कि मराठे संस्कृति है। चौथा लिखा है नेपोलियन का आतंक खत्म हो गया था। मामला यहां पर है बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यहां पर है। यानी उन चारों पॉइंट को लिखने के बाद आप पैरा बदलेंगे, आप फिर लिखेंगे कि वास्तव में पिंडारी इनका टारगेट नहीं थे, क्योंकि पिंडारियों को मारने के लिए इतनी बड़ी फौज की आवश्यकता क्या थी। वास्तव में इनका टारगेट मराठे थे, और यही कारण है कि 4 पिंडारियों को मारने के नाम पर इन्होंने इतना बड़ा फौज स्थापित किया, इतना बड़ा फौज खड़ा किया। और लास्ट में लिखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तृतीय आंग्ल मराठा वॉर पहला वॉर नहीं था। आप लिखो ना भाई, इससे बेहतर जो है और तर्क क्या हो सकता है कि इट वॉज नॉट द फर्स्ट वॉर। ये पहला वॉर नहीं था। बिफोर दिस वॉर दे फॉट 2 वॉर। इसके पहले वे दोनों 2 वॉर लड़ चुके थे। जब 2 वॉर लड़ चुके थे, देन व्हाई नॉट 3rd वॉर? फिर तीसरा वॉर क्यों नहीं? तो हम कह सकते हैं कि बेटर टू से कि 3rd वॉर was the result of all the 2 war that were fought between the 2 party. आंसर समाप्त। जब आपके साथ मेरा पहली बार लड़ाई होगा तब ना हम कहेंगे कि मेरा दोष है, आपका दोष है। जब 2 बार हम लोग लड़ चुके हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों का ही अगला भाग तीसरा था। जैसे पिक्चर आता है ना, वेलकम भाग 1, वेलकम भाग 2, पता नहीं क्या क्या आता है, आप देखते होंगे, है ना। तो सब मिला करके आपको ऐसे लिखना है। इट्स ओके। तो चलिए, थोड़ा आज विलंब से क्लास शुरू हुआ और कल हम लोग का टॉपिक होगा एंग्लो सिख वॉर, आंग्ल सिख संघर्ष। तो चलिए, क्लास को हम यहां पर पूर्ण विराम करते हैं और फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके बच्चों, नाइस टू मीट यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। ओके, थैंक यू।